नमस्कार विद्यार्थी, हम पढ़ रहे थे आर्थिक अवधारणा नियोजन में राष्ट्रीय आय के बारे में। अब देखो, राष्ट्रीय आय एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक निष्पादकता यानी मौद्रिक माप है। यानी राष्ट्रीय आय को क्या बताया गया है? राष्ट्रीय आय यह है एक मौद्रिक माप। यानी राष्ट्रीय आय मतलब क्या होता है? मुद्रा का मापन करना, मतलब मुद्रा यानी मौद्रिक आय को बताया गया है। और एक निश्चित अवधि के दौरान उपस्थित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक रूप से परिभाषित किया गया। मतलब अंतिम वस्तुएं जैसे क्या है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताई गई है अंतिम वस्तुओं को, और एक निश्चित अवधि के अंदर, एक निश्चित अवधि, 1 साल 2 साल या 1 महीना 1 दिन, ये क्या है? निश्चित अवधि। तो हमने एक निश्चित अवधि माना है जिसे हम क्या कहते हैं? वित्त वर्ष कहते हैं। तो निश्चित अवधि जो बताई गई है वो बताई गई 1 अप्रैल से कब से कब तक है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो समय है वो वित्त वर्ष कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? वित्त वर्ष कहते हैं। तो इस वित्त वर्ष के दौरान एक निश्चित अवधि हुई कि 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक हमने कितना अर्जन किया, किस किस क्षेत्र में हमने आय प्राप्त की, किस किस क्षेत्र से हमने आय प्राप्त किए। तो इसके बारे में ये बताया गया है कि 1 अप्रैल से एक निश्चित समय दे रखा है 31 मार्च तक का। ठीक है, तो ये किसके लिए संदर्भित किया गया? राष्ट्रीय आय के लिए संदर्भित किया गया है। और अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को, इसमें किसको रखा गया है? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को इसके अंतर्गत रखा गया है। और राष्ट्रीय आय में देश की जो अंतिम वस्तुएं सेवाओं के मूल्यों को ही शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में किसको? अंतिम वस्तुएं और सेवाओं को ही किसमें शामिल किया गया है? राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल किया गया है। अंतिम वस्तुएं सेवाएं वह वस्तु होती है, ऐसी वस्तु होती है जिसका उत्पादन प्रक्रिया में पुनः प्रसंस्करण, जिसका उत्पादन क्या किया जाता है? उत्पादन प्रक्रिया में पुनः प्रसंस्करण नहीं किया जाता। मतलब वापस उनको क्या नहीं बनाया जा सकता? उपयोगी नहीं बनाया जा सकता, पुनः प्रसंस्करण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय देश के उत्पादन के सभी साधनों की आय का योग, मतलब जहां जहां उत्पादन होता है वो उससे उत्पादन से हमें अर्थ की जो प्राप्ति होती है उसे राष्ट्रीय आय बताया गया है। और देश की व्यक्तियों की मतलब न कि देश की व्यक्तियों की आय का, मतलब जो समस्त जो वस्तुएं हैं जिनसे उत्पादन प्राप्त हो रहा है और उस उत्पादन से, जैसे प्लास्टिक से हमने उत्पादन प्राप्त किया, पेन बना ली, बाल्टी बना ली या ऐसे खिलौने बना ली, तो इससे उत्पादन जो प्राप्त हुआ, इससे जो पैसा जो आया है उसे राष्ट्रीय आय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इसमें व्यक्ति की आय को नहीं जोड़ा गया। किसकी आय को नहीं जोड़ा गया? व्यक्ति की आय को नहीं जोड़ा गया। तो वित्त वर्ष किसे कैसे कहते हैं? प्रश्न यहाँ पे कौन सा बनेगा? यहाँ प्रश्न बनेगा वित्त वर्ष। वित्त वर्ष किसे कहते हैं? ये ध्यान रखना, इसका आप उत्तर दे सकते हो। या वित्त वर्ष का जो समय है वो कब से कब तक है? ठीक है, इस तरह से वित्त वर्ष किसे कहते हैं? या फिर उत्पादन किसे कहते हैं? उपयोगिता का सृजन। अब उत्पादन से क्या तात्पर्य? उपयोगिता का सृजन तथा मूल्य वृद्धि का सृजन ही उत्पादन होता है। तो उत्पादन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न निकल के सामने हमारे आते हैं। और उपयोगिता का सृजन तथा मूल्य वृद्धि का सृजन ही क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। अब देश के सभी साधन अपने संयुक्त प्रयास द्वारा, देश के जितने भी साधन है वो अपने संयुक्त साधनों के द्वारा, मतलब संयुक्त रूप से प्रयास द्वारा, जिसमें मूल्य की अंतिम वस्तुओं तथा सेवाएं उत्पादित करते हैं। जो अंतिम वस्तुएं, जिससे क्या है? अंतिम वस्तुओं किससे तात्पर्य? मतलब जिससे क्या है? हमें लाभांश की प्राप्ति हो, जिससे कि इससे ये जैसे सरसों से क्या क्या चीजें बन के और लास्ट में हमें उससे क्या प्राप्त हो रहा है? उससे लाभांश प्राप्त हो रहा है। जो लाभांश जो प्राप्त होता है और सेवाएं उत्पादित करते हैं। जो अंतिम वस्तुएं क्या कर रही है? सेवाओं का उत्पादन कर रही है। तो सेवाएं देश में उतने ही मूल्य की क्या करती है?
मूल्य वृद्धि का निर्माण होता है। जिससे किसका निर्माण होता है? मूल्य वृद्धि का। तो यहाँ प्रश्न एक और बन गया, मूल्य वृद्धि किसे कहते हैं? मूल्य वृद्धि किसे कहते हैं? तो इस तरीके से ये प्रश्न पे प्रश्न इस पाठ में छोटे छोटे प्रश्न बहुत से निकल के हमारे सामने आएंगे। ठीक है, मूल्य वृद्धि किसे कहते हैं? अब साधनों को उनकी सेवाओं का पुरस्कार दिया जाता है। साधनों को क्या दिया जाता है? उनकी सेवाओं का पुरस्कार दिया जाता है। मतलब साधनों को उनकी सेवाओं का पुरस्कार किस तरीके से दिया जाता है कि ये वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है, ये सेवा क्षेत्र हो गया। अब जो एक स्थान से दूसरे, यहाँ ये 5 रुपए में थी, वहां दूसरी जगह 7 रुपए में गई, तो सेवा क्षेत्र को क्या लाभांश प्राप्त हो? वो 2 रुपए का प्रॉफिट इससे प्राप्त हुआ सेवा क्षेत्र को। तो उसे क्या दिया जा रहा है? ये सेवाओं को पुरस्कार दिया जाता है। और भूमि को लगान, श्रम को मजदूरी, भूमि को तो क्या मिलती है? लगान मिलती है। और श्रम को मतलब मेहनत को क्या मिलती है? पूंजी यानी मजदूरी मिलती है। और पूंजी को ब्याज तथा उद्यमी को क्या प्राप्त होता है? लाभ भी प्राप्त होता है। तो इस तरीके से सेवा क्षेत्र के माध्यम से चीजें प्राप्त होती है। और राष्ट्र के उत्पादन के साधन को प्राप्त होने वाला भुगतान उस राष्ट्र के सभी साधनों द्वारा की गई मूल्य वृद्धि क्या कहलाती है? मूल्य वृद्धि मतलब उत्पादन के समान होता है। मतलब मूल्य वृद्धि को क्या बताया गया? उत्पादन के समान बताया गया। जैसे पैसे भी क्या आएगा? ब्याज आएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या है? उसकी ये मूल्य वृद्धि बताई गई है। अब राष्ट्र के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय आय समान होती है। राष्ट्र के लिए क्या बताइए? सकल राष्ट्रीय आय व सकल राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्र के लिए क्या होते हैं? ये राष्ट्र के लिए समान होते हैं। समान इसमें बताया गया कि सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है, और सकल राष्ट्रीय उत्पादन राष्ट्र के लिए क्या होते हैं? समान होते हैं। एक समान इनको बताया गया है। ठीक है, अब इसी के अंदर देखो, इसको और भी सही तरीके से, एक देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा, एक देश के जो उत्पादन के साधन है, जहां जैसे कृषि से उत्पादन हो रहा है, उद्योग धंधे उससे क्या हो रहा है? उत्पादन हो रहा है। जहां रोजगार की प्राप्ति होती है, लोगों को क्या प्राप्त होती है? रोजगार की प्राप्ति होती है। जहां उत्पादन के एक देश के लिए मतलब इसमें बताया गया एक देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा, उत्पादन के जो सभी साधन है उन सभी साधनों द्वारा यानी उत्पादन के मतलब एक देश के सभी साधनों द्वारा, जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधन सभी साधनों द्वारा एक वित्त वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में, एक वित्त वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप जो प्राप्त आय होगी, मतलब उत्पादन के साधन है एक वर्ष के अंदर। अब एक वर्ष में वित्त वर्ष, जो वित्त वर्ष होता है कब से कब तक? 1 अप्रैल से 30 मार्च तक, जो जिससे हमें एक वर्ष के अंदर जो आय प्राप्त हुई है, जो हमें क्या प्राप्त हुई है? आय प्राप्त हुई है। इस उत्पादन प्रक्रिया में जो उत्पादन हुआ, उस उत्पादन के अंदर हमें क्या प्राप्त हुई? इनकम प्राप्त हुई है। उस इनकम प्राप्ति को राष्ट्रीय आय कहलाती है। ये क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो एक और प्रश्न हमारे सामने के सामने आता कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? अगला प्रश्न हो गया राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? ठीक है, तो एक वर्ष के अंदर, ठीक है, उत्पादन के जितने भी साधन है वो उन उत्पादन के साधनों में वित्त वर्ष के अंदर, मतलब एक वर्ष के अंदर जो उत्पादन किया है एक साल के अंदर, उससे हमें जो आय प्राप्त हुई है उस आय को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय को घरेलू साधन आय, मतलब राष्ट्रीय आय को क्या बताया गया?
घरेलू साधन आय तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के योग के रूप में बताया जा सकता है। राष्ट्रीय आय को किस तरह से बताया जा सकता है? घरेलू साधन आय, घरेलू साधनों के द्वारा क्या है, इसका उत्पादन करके हमने क्या प्राप्त किए, उत्पादन से इनकम प्राप्त किए, और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, और जो हमारे साधन उन साधनों से उत्पादन करके हमने विदेशों के अंदर जो निर्यात किया है, उस निर्यात के अंदर हमने उनसे क्या प्राप्त किए, आय की प्राप्ति की है। अब घरेलू साधन आय का तात्पर्य क्या बताया गया कि घरेलू सीमाओं के अंदर उत्पादन होने वाली साधन आय से, मतलब घर के क्षेत्र में यानी हमारे देश के अंदर जो वस्तुएं उत्पादित की गई है और उन उत्पादित वस्तुओं को बेच के हमने क्या प्राप्त किया, लाभ प्राप्त किया, और उस लाभ से हमें क्या प्राप्त हुई, आय की प्राप्ति हुई है। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय के अनेक रूप होते हैं। राष्ट्रीय आय के क्या बताए गए, बहुत से रूप बताए गए हैं जिन्हें राष्ट्रीय आय अवधारणाएं कहा जाता है। राष्ट्रीय आय के बहुत से रूप होते हैं, मतलब राष्ट्रीय आय के बहुत से रूप होते हैं, यानी राष्ट्रीय आय के बहुत से रूप बताए गए हैं। अब बहुत से जो रूप बताए गए हैं इन्हें क्या बताया गया है, राष्ट्रीय आय के बहुत से, और इन सभी अवधारणाओं के विशिष्ट वैज्ञानिक नाम भी बताए गए हैं। मतलब राष्ट्रीय घरेलू सीमाओं के अंदर उत्पादन होने वाली साधन आय से बताया गया। राष्ट्रीय आय के अनेक रूप जिन्हें राष्ट्रीय आय अवधारणाएं कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें राष्ट्रीय आय अवधारणा कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय अवधारणाएं कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय। अब इनके वैज्ञानिक नाम क्या बताए गए, जैसे उपयोगिताएं, मतलब इन्हें क्या बताया गया, उत्पादन से उपयोगिताएं, और इन्हें सकल घरेलू उत्पादन, शुद्ध घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आदि प्रमुखता से इसमें ये नाम संकलित किए गए, सम्मिलित किए गए, और एक दूसरे से पृथक होते हुए भी ये सभी एक दूसरे से पृथक होते हुए भी ये अवधारणाएं एक अर्थव्यवस्था की आय को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, उसे दिखाती है कि उत्पादन, मतलब कि एक वित्त वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमाओं, मतलब एक वित्त वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमाओं के अंदर, इसके अंदर घरेलू सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं, मतलब एक वित्त वर्ष के दौरान समस्त उत्पादित जो अंतिम वस्तुएं हैं, घरेलू सीमाओं के अंदर उत्पादित जो वस्तुएं हैं, सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो यहाँ एक और प्रश्न उभर के सामने आता है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, मतलब इस तरीके से सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। तो ये निम्नलिखित हमारे सामने प्रश्न उभर के सामने आ रहे हैं। अब प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है, तो प्रति व्यक्ति आय के बारे में अध्ययन करते हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। ये था राष्ट्रीय आय। अब नेक्स्ट बिंदु होगा वो है प्रति व्यक्ति आय। अब देखो प्रति व्यक्ति आय के अंतर्गत क्या बताया गया है, प्रति व्यक्ति आय के अंतर्गत ये बताया गया है कि राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का एक उपयुक्त माप नहीं है। राष्ट्रीय आय क्या नहीं है कि राष्ट्रीय कल्याण का एक सही माप नहीं बताया गया कि राष्ट्रीय आय से क्या है कि आर्थिक कल्याण किया जा सके। दैट इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
कि ये जनसंख्या में परिवर्तन के प्रभाव को समायोजित नहीं करता। मतलब जनसंख्या क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है, बढ़ती ही रहती है, बढ़ते हुए क्रम में रहती है जनसंख्या। तो इस वजह से क्या है कि जनसंख्या में परिवर्तन के प्रभाव को क्या नहीं कर सकता, उसके अनुसार नहीं चल सकती राष्ट्रीय आय, कि जितने लोग पैदा हुए उतना उत्पादन होगा। ये फैक्ट नहीं है कि हर साल उतना उत्पादन हो या अधिक बढ़ के उत्पादन होगा, कभी कम भी हो सकता उत्पादन। ठीक है, तो जनसंख्या और राष्ट्रीय आय का दोनों का समायोजन असंभव है। मतलब दोनों के अंदर समायोजन नहीं किया जा सकता है। अब जनसंख्या में परिवर्तन के प्रभाव क्या है, जनसंख्या में परिवर्तन के प्रभाव को गणना में शामिल करने से, मतलब जनसंख्या में परिवर्तन के प्रभाव को गणना में शामिल करने से प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की तुलना में आर्थिक कल्याण एवं आर्थिक विकास का अधिक उपयुक्त माप बन जाता है। मतलब अधिक उपयुक्त उसका क्या बनाया जा सकता है, माप बनाया जा सकता है। तो जनसंख्या में परिवर्तन का जो प्रभाव, अगर जनसंख्या में परिवर्तन आएगा, आज 1 करोड़ है, कल 2 करोड़ हो जाती है, 1.5 करोड़ हो जाती है, तो इसका प्रभाव गणना में शामिल करने में, मतलब इसका प्रभाव हमें कैसे मालूम रहेगा, जनसंख्या बढ़ गई तो हम जो गणना करेंगे उस गणना के माध्यम से ज्ञात हो जाता है कि जनसंख्या के अंदर क्या आया है, परिवर्तन आया है, और इस परिवर्तन का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। यानी उनके खाने पीने की क्या करनी पड़ेगी, सुविधाएं करनी पड़ेगी, और शामिल करने में प्रति व्यक्ति आय, मतलब इसमें शामिल करने के लिए क्या किया गया, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की तुलना में, राष्ट्रीय आय की तुलना में आर्थिक कल्याण एवं आर्थिक विकास का अधिक उपयुक्त माप बन जाता है। यानी माप बने जाता है, और प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने हेतु क्या किया जा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, ज्ञात करने, और देखो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए, मतलब प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि राष्ट्रीय आय को उस देश की, मतलब राष्ट्रीय आय को उस देश की, जिस देश के प्रति व्यक्ति आय निकाल रहे हैं, उस देश की जनसंख्या, उस देश की क्या जनसंख्या, मतलब उस देश की जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। जनसंख्या से क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जाता है। मतलब इसका क्या किया जा सकता है, विभाजन किया जा सकता है। इसके लिए सूत्र भी है कि प्रति व्यक्ति आय, मतलब क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय अपॉन जनसंख्या, राष्ट्रीय आय अपॉन जनसंख्या। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय में किसका भाग देना पड़ेगा, जनसंख्या का भाग देना पड़ेगा, तब जाके प्रति व्यक्ति आय निकल के आएगी। और यही राष्ट्रीय आय निकालनी है तो प्रति व्यक्ति आय अपॉन जनसंख्या, यानी प्रति व्यक्ति में जनसंख्या का भाग देंगे तो राष्ट्रीय आय निकल के सामने आएगी। यानी एक व्यक्ति इतना कमा रहा है और संपूर्ण देश के अंदर कितनी इनकम इससे प्राप्त हो रही। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय अपॉन जनसंख्या, इस तरीके से हम प्रति व्यक्ति आय को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारत के अंदर जो है राष्ट्रीय आय की गणना इस रूप में की गई, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में
अब हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस रूप में होती है या कब प्रारंभ की गई इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखो, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु कोई सरकारी संस्था नहीं थी। मतलब जब हम स्वतंत्र हुए थे उस समय राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए हमारे यहाँ पे कोई स्वतंत्र रूप से क्या नहीं थी, संस्था नहीं थी जो कि किसकी गणना करे, राष्ट्रीय आय की गणना करे। लेकिन भारत में राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना क्या किया गया, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी द्वारा, किसके द्वारा, सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी द्वारा 1968 में, कब की गई थी, 1968 में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी द्वारा और कब की गई थी, 1968 के अंदर। 1968 में सर्वप्रथम यहाँ पे किसकी गणना की गई थी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। ठीक है, और इनके पश्चात जो है और भी कई दार्शनिक हुए जिन्होंने जैसे डॉक्टर वी राव यानी वी राव के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की गई और राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाए गए। और राष्ट्रीय आय के लिए क्या लगाए गए, अनुमान लगाया गया था कि राष्ट्रीय आय को किस तरीके से इसको सुधारा जाए और किस तरीके से इसको सही तरीके से व्यवस्थित किया जाए। इन सभी विद्वानों ने राष्ट्रीय आय की गणना हेतु अलग अलग विधियों और आधारों का प्रयोग किया था। और जो अलग अलग जो वैज्ञानिक थे, अलग अलग जो दार्शनिक हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी गणनाओं की प्रस्तुति दी है कि किस तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है तथा इन्होंने उपयुक्त सांख्यिकी विधियों का भी प्रयोग नहीं किया। मतलब जो आवश्यक सांख्यिकी जो विधियां राष्ट्रीय आय के लिए, उन विधियों का भी इन दार्शनिकों के द्वारा क्या नहीं किया गया, विद्वानों के द्वारा प्रयोग नहीं किया गया। अब स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा क्या गया, श्री पीसी महालनोबिस, मतलब कौन थे कि महालनोबिस के द्वारा की अध्यक्षता में अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था, स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय गठन, यानी स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। और श्री पीसी के द्वारा इसका गठन किया गया था। और 1949 में कब किया गया था, इसका गठन 1949 के अंदर, 1949 में इसका गठन हुआ था। और जो गठन किया गया था, इस समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट 1951 में और अंतिम 1955 में, समिति ने प्रथम रिपोर्ट कब दी थी, 1951 में, और अंतिम रिपोर्ट 1955 में। मतलब दो रिपोर्टें इनके द्वारा दी गई थी, 1951 और 1955 में प्रस्तुत की गई थी। और इनके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कौन करता है, राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय बोर्ड द्वारा, इसके द्वारा
राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी बोर्ड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और वर्ष 1955 से प्रति वर्ष भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कर रहा है। 1955 से लगातार राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य हो रहा है। मतलब 1955 से लगातार राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य किया जा रहा है इस बोर्ड के द्वारा। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।